तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन वालों को भी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, याद है ना सभी को? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मुगल वंश के सभी शासकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किस मुगल वंश के शासक ने कब से कब तक क्या किया, शासन किया। बहुत खुश लग रहे हो आज सभी। आज पूछने वाले हैं इसलिए सारे लोग खुश हो ना, यानी इसका मतलब सारे लोग याद करके आए। चलो खड़े हो जाओ। तो सबसे पहले आतिश है ना, आप बताओ कि शाह आलम द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया था? नहीं मालूम? पढ़ के नहीं आया ना, पढ़ के आना चाहिए। खड़ा हो जाओ चश्मा वाला। मेरे पास भी चश्मा है। आप बताओ कि बाबर जो है उसने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश। बहुत अच्छा, ठीक है, वो बैठ। तो आप लोगों से लास्ट में भी पूछ लेंगे कुछ सवाल, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछना है। ऑनलाइन वाले बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सवाल जवाब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में आज? बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में, जो मुगल वंश का क्या था, संस्थापक था। कौन था मुगल वंश का संस्थापक? बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था बाबर कौन से वंश का संस्थापक था? मुगल वंश का। और हम सभी जानते हैं कि इस राजवंश ने भारत में 300 सालों से अधिक समय तक क्या किया, शासन किया, जितना कि किसी भी राजवंश ने आपके या हमारे जो भी कहिए भारत पर शासन नहीं किया है ना। आधुनिक मेडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा कोई भी राजवंश नहीं हुआ जिसने इतने लंबे समय तक क्या किया हो, भारत पर शासन किया हो। बाबर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए, बाबर का जो जन्म है ना, वह एक जनजातीय कबीला में हुआ था, है ना। और वह बचपन से ही बहादुर था। बहादुर, तुर्की भाषा में बहादुर को बाबर कहा जाता है। बहादुर का तात्पर्य क्या होता है? बाबर। तो बाबर मतलब क्या हो गया? बहादुर। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी के अंदीजन नामक स्थान में हुआ था। कहां हुआ था? अंदीजन, है ना। याद रखिएगा। कौन सा? ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन में क्या होगा आपका? फरगना। कौन सा प्रांत? फरगना। और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा इस प्रांत के शासक थे। छोटा सा प्रांत था, वो बहुत बड़ा नहीं था। ये प्रांत छोटा सा प्रांत था, जिस प्रांत के शासक कौन थे? उमर शेख मिर्जा, बाबर के पिताजी। तो आपसे कोई पूछ दे कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। आप खड़े हो जाओ।
बहुत हंस रहे हो तुम यार। बता तू, तेरा जन्म कब हुआ है? 14 फरवरी को? तू भी 14 फरवरी को जन्म लिया, इसीलिए तू हंस रहा था बहुत ना। हाँ, कौन सी है 14 फरवरी को? क्या है कोमल 14 फरवरी को? ये मोहतरमा टोपी वाली तुम खड़ी हो जा, तुम बताओ कि 14 फरवरी को क्या है? 14 फरवरी को हम दो रूप में याद करते हैं। एक वैलेंटाइन डे, कौन सा दिन? वैलेंटाइन डे। तो लोग गिफ्ट विफ्ट आदान प्रदान करते हो कि नहीं इस दिन? और दूसरा है ब्लैक डे फॉर इंडियन। इसी दिन पुलवामा में जो है आतंकवादी जो है वो क्या आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हमारे 42 सीआरपीएफ के जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, है ना। पूरा देश उस दिन स्तब्ध था। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो वो पल हमें, वो जो दुखद क्षण था वो हमें याद आता है। हाँ, वो भारतीय सेना जो है ना वो अपने आप में एक अजूबा तथ्य है, जो काम संसार की कोई सेना नहीं कर पाती है। आपने देखा होगा भारतीय सेना उस कार्य को संपन्न करती है। हाँ, हमें अपने सेना पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। हमें अपने सेना का सदैव सम्मान करना चाहिए। चलिए, आप में से कितने लोग हो जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? सारे लोग? वाह, सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। यही तो है हमारा प्रेम अपने मातृभूमि, अपने राष्ट्र के प्रति। तो चलिए आगे जानते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। जन्म 14 फरवरी 1483 को। जन्म स्थान कहां था? अंदीजन। अंदीजन फरगना उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान, आप लिख सकते हो उज्बेकिस्तान। है ना। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर की माता कुतलुग निगार खान थी। कौन थी? कुतलुग निगार खान। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था। तैमूर लंग का कैवा वंशज? पांचवा। कैवा? पांचवा। बाबर अपने पिता से तैमूर लंग का पांचवा वंशज था और उसके पश्चात अपनी माता की ओर से वह मंगोल शासक, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों के समक्ष चर्चा कर चुका हूं, चंगेज खान का वो 14वां वंशज था। तो आप देख रहे हैं बाबर के शरीर में दो ऐसे वंशों का रक्त बह रहा था जिसने समस्त संसार में अपनी एक कीर्ति स्थापित की, जिसने समस्त संसार को भय से व्याप्त कर दिया था। ऐसे वंशजों के जो है पूर्वज, ऐसे पूर्वजों के वंशज थे। कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर के पिताजी का नाम लिख लेते हैं। क्या नाम था बाबर के पिता का? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का क्या नाम था?
कुतुलुग, याद रखिएगा, कुतुलुग निगार, कुतुलुग निगार खान। मेरे साथ बोलिए आप लोग एक बार, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खान। एक दुर्घटना में 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? तो बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। कब शहीद हो गए बाबर के पिता? बाबर के पिता की मृत्यु 1494। उसके बाद किसको शासक बनाया गया होगा? बाबर। मात्र 11 साल कुछ महीना, यानी लगभग 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो है वो क्या बना? फरगना का शासक बना। उसे सर्वप्रथम आंतरिक विद्रोहों का सामना करना। आंतरिक, आंतरिक मतलब हो अपने सगे संबंधी, जब राजमहल में मौजूद लोग या फिर अपने परिवार के लोग ही आपका विरोध करने लगे या आपका साथ देने से इनकार करने लगे या फिर आपके विरोध में जाकर काम करे, तो ऐसे विद्रोह को हम आंतरिक विद्रोह कहते हैं। सबसे पहले उसके चाचा ने क्या किया? उसके क्षेत्र पर आक्रमण कर उसका एक भूभाग उनसे छीन लिया। चाचा का नाम था अहमद मिर्जा। उसके कुछ दिनों के पश्चात फिर उसके मामा महमूद खान ने भी क्या किया? उसके कुछ क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसे अपने में मिला लिया। अब उसको फरगना से क्या किया? अलग कर दिया। अब बाबर के पास बहुत छोटा सा क्षेत्र बचा था, किंतु काफी समझाने बुझाने के पश्चात उसके मामा और चाचा ने क्या किया? बेसिकली चाचा ने जो उसका राज्य था बाबर का, उसे वापस सौंप दिया। बाबर के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। बाद में अपने मामा पर जो है बाबर ने क्या किया? आक्रमण किया और उससे अपना क्षेत्र छीन लिया। देखिए, वास्तव में बाबर बचपन से ही होनहार था। शासन करने की क्षमता उसमें बचपन से ही क्या थी? मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि वो कहते हैं ना कि वो कूद के दांत क्या पालने में दिख जाते, कुछ ऐसी कहावत है ना। हाँ, बचपने से बहादुर था वो। बताओ ना, 12 साल में एक लड़का को क्या मिला? गद्दी मिला। हमारे यहाँ 12 साल का लड़का ऊंची करता, 12 साल का लड़का दिल बनाएगा। क्या बनाएगा? दिल। देखो ऐसे बनाएगा, है ना। और हमको ना आता है दिल विल बनाने, हम बनाए थोड़ी ना। हाँ, दिल बनाएगा और उसमें क्या करेगा? ऊपर का में अपना नाम लिखेगा, है ना। ऊपर का में कौन सी लिखेगा? अपना नाम लिखेगा, ठीक है। और यहाँ लगा देगा सन, और निचलका में कौन सी करेगा? तो अपनी का नाम लिख देगा। यही सब काम करता है। स्कूल वगैरह गए हो कब? सरकारी स्कूल में देखोगे पूरे स्कूल में आपको बेंच वगैरह में इसी टाइप का दिखेगा। और वहां बाबर क्या कर रहा था उस उम्र में? तो शासक बन बैठा। यह अंतर होता है एक ऐतिहासिक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो इतिहास बनाने के लिए बना। आप उसकी योग्यताओं को बचपन से ही उसमें देखना क्या कर देते हो? प्रारंभ कर देते हो। अपने पिता के राज्य को पाने के पश्चात बाबर ने जो है उस समय तैमूर की राजधानी समरकंद पर आक्रमण करने का विचार किया। उसका सपना था समरकंद को जीतना, है ना। क्या था जी उसका सपना? वो सोते जागते खाते पीते हंसते खेलते हर वक्त समरकंद के बारे में सोचा करता था और उसको जीतने की योजनाएं बनाया करता था।
सर्वप्रथम 1496 में उसने क्या किया, समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु वह इसमें क्या हुआ, असफल हुआ। क्या हुआ, असफल हुआ। उसके बाद पुनः उसने 1497 में समरकंद पर आक्रमण किया, है ना, और उसे जीत लिया। क्या कर लिया, जीत लिया। हर इंसान का सपना अगर वो तहे दिल से प्रयास करे तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। क्या बाबर का सपना पूरा हुआ? बेशक हुआ। अभी बाबर इतना छोटा सपना नहीं देखा था, अभी उसने बहुत कुछ देखा। और सपना जब आप देखते हो ना तो वो सपने आपके लिए चुनौतियां लेकर आते हैं। सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते बाबू, है ना। क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है। समरकंद को जीतने के पश्चात बाबर ने समरकंद से शासन करना क्या किया, प्रारंभ कर दिया। किंतु जैसे ही उसने समरकंद से शासन करना प्रारंभ किया, लगभग 100 दिन हुए ही थे कि उसके चचेरे भाई ने फरगना में विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए बाबर कहां निकला, फरगना निकला। जैसे ही वो फरगना जा रहा था, उसे मार्ग में पता चला कि अब फरगना किसके अधीन हो गया है, उसके चचेरे भाई के अधीन हो गया। उसने वहां कब्जा जमा लिया, है ना। जैसे वो अब समरकंद की ओर निकला कि भाई चलो अब समरकंद लौट कर जाते हैं, तो समरकंद जाने के पूर्व उसे पता चला कि समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया है। वहां सैबानी खान ने अपना अधिकार जमा लिया, है ना। तो इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात जो बाबर है ना, वह मात्र एक छोटे से, उसका शासन एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह गया। वह क्षेत्र था खोजन। क्या नाम था उस क्षेत्र का, खोजन। तो समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया, और क्या निकल गया, फरगना भी उसके हाथ से निकल गया। अब वह मात्र एक पहाड़ी का राजा बनकर रह गया, जिसका नाम क्या था, खोजंद, है ना। तो यहीं से उसने अब पुनः 1499 में फरगना को जीतने का प्रयास किया। उसने फरगना को जीत भी लिया, किंतु फरगना विजय का यह जो अभियान था उसका, यह भी अधिक दिनों तक सफल नहीं रहा। वह शीघ्र ही फरगना को भी खो बैठा। बैठ जाओ, खड़े क्यों, बैठो। इसके पश्चात 1502 में बाबर ने किस पर आक्रमण किया, समरकंद पर। उसने समरकंद को जीता, लेकिन मात्र 8 महीना तक उसने क्या किया, समरकंद पर शासन किया, है ना। कितने माह तक, 8 महीना तक। चलिए पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला आक्रमण उसने समरकंद पर कब किया, 1496। सफल या असफल, पहला आक्रमण क्या रहा था, असफल। है ना। 1497 क्या हुआ, सफल या असफल, तो ये वाला अभियान क्या रहा उसका, सफल रहा। उसके बाद मात्र 100 दिनों के पश्चात जो है दोनों फरगना और समरकंद क्या हो गया था, उसके हाथ से निकल गया। उसके बाद फरगना पर आक्रमण किया उसने, कब, फरगना पर आक्रमण कब किया, 1499 में। सफल या असफल, सफल।
उसके पश्चात फिर उसने किस पर आक्रमण किया? समरकंद। कब? 1502 में सफल। किंतु क्या ये सारे क्षेत्र बाबर के अधीन रहे? तो इसमें से कोई भी क्षेत्र बाबर के अधीन नहीं रहा, है ना। किसी भी क्षेत्र पर बाबर का क्या नहीं रहा? अधिकार नहीं रहा। बार बार वह क्या करता रहा? इन सारे क्षेत्रों को खोता रहा। देखिए, सबसे पहले हम भारत का एक मैप बना लेते, ठीक। क्या बनाइए? यहां आपका समरकंद, इसके ही पास में क्या है? उज्बेकिस्तान में फरगना नामक एक प्रांत था, मध्य एशिया में है। ये सारे क्षेत्र कहां स्थित है? वो मध्य एशिया, ठीक ना। तो बाबर कहां से आया? फरगना से समरकंद आया। फरगना से कहां आया? समरकंद, है ना। एक समय ऐसा आया जो उसके हाथ से फरगना भी निकल गया और समरकंद भी निकल गया। उसने कहां से शासन करना स्टार्ट किया? खोजन। यहीं से उसने क्या किया? पहले फरगना पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? सफल रहा, किंतु कुछ दिनों के बाद फरगना उसके हाथ से पुनः निकल गया। फिर उसने क्या किया? समरकंद पर आक्रमण किया। क्या यह आक्रमण अस्थायी था? नहीं, 8 महीना तक उसने शासन किया। उसके पश्चात समरकंद भी उसके हाथ से क्या हो गया? निकल गया। वो अधिक दिनों तक समरकंद पर भी अपना अधिकार या आधिपत्य बनाकर नहीं रख पाया। देखिए, इसी समरकंद को जीतने के क्रम में, जो समरकंद जो है, समरकंद को जीता, उसके बाद 8 माह के पश्चात समरकंद भी उसके हाथ से क्या हो गया? निकल गया। किसने अधिकार कर लिया समरकंद पर? शैबानी खान। किसने? ईरानी शासक शैबानी खान ने क्या किया? उस पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में 1502 के इसी युद्ध में शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध जो है युद्ध में उस्मानी पद्धति एवं तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। पता है आप लोगों को तुगलमा पद्धति किससे संबंधित है? तौप से। किससे? तौप, है ना, तौप। इसी तौप से संबंधित है कौन सी पद्धति? तुगलमा पद्धति, है ना। और इसी तुगलमा पद्धति के कारण उसने किसको पराजित कर दिया? बाबर को। यहीं से बाबर को इस पद्धति का क्या हुआ था? ज्ञान हुआ था। आया बात समझ में? तो बाबर को तुगलमा पद्धति का ज्ञान किसके, कौन से युद्ध में हुआ? शैबानी खान के साथ हुए समरकंद के युद्ध में। कौन से युद्ध में? समरकंद। कब हुआ? 1502 में। देखिए, इसके पश्चात बाबर ने क्या किया? यहां से जो है ना नीचे आने का प्रयास किया। इसके नीचे एक प्रांत है जिसका नाम है काबुल। क्या नाम है वो? जो उस समय भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता था। तो इसी काबुल पर उसने क्या किया? 1504 में आक्रमण किया। देखिए, यही काबुल विजय जो है ना उसकी महत्वाकांक्षा के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फैक्ट था। कहीं ना कहीं काबुल के युद्ध में विजयी ने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए लालायित किया। यहीं से उसके भारत के आक्रमण का अध्याय क्या होता है? प्रारंभ होता है। आपको याद रखना है। काबुल को जीता कब उसने? 1504 में। काबुल जीतने के पश्चात उसने 1507 में कंदहार को जीता। उसने आक्रमण कहां से किया? काबुल से। ये याद रखना है। अब काबुल ही उसके गतिविधियों का क्या था? प्रमुख केंद्र था। 1507 में उसने किसको? 1504 कहां जीता? काबुल। लिख देते यहां ना। हाँ, 1504 में किसको जीता? काबुल। काबुल को जीता। 1507 में किसको जीता? में कंधार जीता। किंतु काबुल पर तो उसका नियंत्रण रहा, लेकिन कंदहार,
फरगना, समरकंद, सारे प्रांत उसके हाथों से क्या हो गए, ओझल हो गए। सारा जो क्षेत्र था उसके हाथों से निकल गया। काबुल जीतने के पश्चात वह समझ चुका था कि पश्चिम जो है, ये पश्चिम और जो उत्तर के क्षेत्र है उस पर उसके लिए नियंत्रण रख पाना आसान नहीं है। यहीं से उसने भारत विजय की योजना बनाई। कौन से विजय की, भारत विजय की, जिसके लिए उसने एक सुदूरीकरण किया, एक सुदूर सेना का क्या किया, निर्माण किया। और सबसे पहले उसने भारत के एक इंपॉर्टेंट प्रांत बाजोर पर आक्रमण किया। किस पर बाबू, बाजोर। और इसी बाजोर अभियान में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण किला को जीता था। कोई बताओगे कौन सा किला जीता था उन्होंने? भैरा का किला। किसका किला, बाजोर अभियान में ही उन्होंने कौन सा किला जीता, भैरा का किला, है ना। बाजोर अभियान में ही जो है बाबर ने कौन सा किला जीता, भैरा का किला जीता। इस किला को जीतने के पश्चात, हालांकि आपको यह भी जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबर इस पर भी अधिक दिनों तक नियंत्रण बनाए नहीं रख सका था। कुछ ही दिनों के पश्चात बाजोर भी उसके हाथों से निकल गया, किंतु काबुल अभी भी उसके पास था। और इसी काबुल के दम पर उसने समस्त भारत को जीतने की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। अब वह समझ चुका था कि इन क्षेत्रों पर उनके लिए आधिपत्य स्थापित किए रहना आसान नहीं है। यही से उसके मन में भारत जीतने की लालसा उत्पन्न हुई, है ना। और कहते हैं ना कि जब आप कुछ सोचो और उसके लिए आप अपना सब कुछ समर्पित कर दो तो वह चीज बहुत परिस्थितियां स्वतः आपके अनुकूल हो जाती है। बहु जैसे आप जीवन में किसी लक्ष्य के पीछे चलते हो, पहले चलोगे तभी तो मार्ग का निर्माण होगा। जब आप चलोगे तो स्वतः आपको रास्ता दिखता जाएगा और एक वह दिन दूर नहीं होगा जब आप अपनी मंजिल के क्या होंगे, पास होंगे। आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। भाई जैसे सड़कें, हम सड़क को देखते हमें बहुत दूर दिखाई देता है, ऐसा लगता है ये अनंत है, लेकिन जैसे जैसे हम चलते जाते हैं हम अपने मंजिल के करीब या सड़कों को पार करते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हमें जहां पहुंचना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं, है ना।